नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत और चीन के बीच सिक्किम सीमा पर तनाव बरकरार, चीन का समझौता तोड़ने का आरोप, सड़क निर्माण को बताया सही। नीतीश में विपक्षी एकता में दरार के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, एजेंडा तय करने की सलाह। कांग्रेस ने कहा मीरा कुमार का विरोध कर फंसे नीतीश। जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन जारी, तमिलनाडु में सभी सिनेमा हॉल बेमियादी बंद, सूरत में कपड़ा कारोबारियों पर लाठीचार्ज। गांव में 2 आतंकवादी ढेर, 2 जवानों समेत 6 घायल। अनंतनाग में आतंकी हमले में सिपाही घायल। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, याचिका खारिज। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में आज 2 आतंकी मारे गए। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अभियान के दौरान 2 जवानों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। उधर अनंतनाग में आज आतंकियों ने एक सिपाही को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब देते सुरक्षा बल के जवान। सोमवार को जिले के बहमनू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन चल रहा है कैसो, उसमें अभी एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं और जो उनका आइडेंटिफिकेशन 2 लोकल मिलिटेंट के रूप में हुई है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सिपाही गुलाम हसन को गोली मार दी। यह वारदात शहर के बस स्टैंड पर हुई। सिपाही को गंभीर हालत में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के वक्त हसन के पास हथियार नहीं था। शनिवार को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें लश्कर का शीर्ष कमांडर बशीर लश्करी भी शामिल था। लश्करी पर 7 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। हाल के कुछ हफ्तों में लगातार एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं और जो पिछले 24 घंटों में ताज़ा एनकाउंटर है, सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन एक मुश्किल भी आ रही है कि जो प्रोटेक्शन कई बार इलाकों में मिल रहा है कुछ स्थानीय लोगों की ओर से, इसे कैसे देखते हैं और कितना मुश्किल इस वक्त वहाँ पर जो आर्मी के जवान हैं उनके लिहाज से? आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत बड़े पैमाने पर पिछले कुछ दिनों में तकरीबन एवरी ऑल्टरनेट डे एक ना एक एनकाउंटर हो रहा है और साथ ही साथ जो लोकल सपोर्ट है लोगों का, वो आतंकवादियों को मिल रहा है। जब जब फौज का ऑपरेशन होता है या सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन होता है, लोकल्स बड़े तादाद में उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनके ऑपरेशन में दखल देते हैं। ये आज से नहीं, पिछले 6 महीने से, जब से बुरहान वानी का डेथ हुआ है तब से ये कार्रवाई हो रही है। इस तमाम चीज़ को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत बड़ा एक फैसला किया है, जिसके तहत ये डिसाइड किया है कि अगले कुछ महीनों में वैली के अंदर हर जो टेररिस्ट है, चाहे वो फॉरेन टेररिस्ट है, चाहे डोमेस्टिक टेररिस्ट है, उनको ख़त्म किया जाएगा ताकि वैली में सिचुएशन को बहाल किया जाए और परमानेंट पीस की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ कुछ और भी कार्रवाई की जाने लगी है। फैसला कर लिया गया है कि जो सेपरेटिस्ट हैं, जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार। आप देख रहे हो एनआई के माध्यम से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, कुछ अरेस्ट भी हो रहे हैं और लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक इनके खिलाफ लाजमी हो गया है कि कार्रवाई की जाए और ज़रूर की जाएगी। लेकिन पुलवामा जैसे जो इंसिडेंट है, क्योंकि पिछले मैं करीब 22 दिन के आंकड़े देख रहा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तकरीबन हर रोज़ एक एनकाउंटर हमारे सामने आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मिलिटेंट को प्रोटेक्शन की घटनाएं हैं या फिर जो एक समर्थकों की संख्या है, वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रही ऐसी घटनाओं। पहले लोग खुलकर सामने नहीं आते थे, सेना का सहयोग करते थे, लेकिन अब इसके उलट हो रहा है।
ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए क्या आपको लगता है कि करना चाहिए इस वक्त? देखो, बुरहान वानी की डेथ के बाद में रेडिकलाइजेशन तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया से पैसा आया है, वहाबिज़्म का इन्फ्लुएंस साफ तौर पे नज़र आना शुरू हुआ जो पहले नज़र नहीं आता था। पाकिस्तान की तरफ से हर प्रकार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हों, वैली को सिचुएशन बहाल ना हो। आप देख रहे हो LET है, जैश ए मोहम्मद है और JUD है, हर एक की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ की जाए। और उन्हीं के इशारे पर जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं काम करते हैं, उनके पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा है कई तरीके से। एक तो जो बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग से पैसा आ रहा है उनके पास में। नहीं, लेकिन रोकेंगे कैसे? सवाल यह कि जो समर्थन वहाँ पर मिल रहा है अलगाववादियों को या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उस समर्थन को कम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए क्या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इफेक्टिव दिखते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो जितने से ये आपने पुलवामा में जिक्र किया, कुछ टेररिस्ट को छोड़ के ज़्यादा जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं अभी वो इंडिजिनस हैं, वो लोकल कश्मीरीज हैं उसी इलाके पे, जिनके सहानुभूति उनके लिए ज़्यादा है। ये काफ़ी मुश्किल और गंभीर समस्या है कि उनको पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसका कंट्रोल करने का एक ही तरीका है सबसे बड़ा कि सोर्सेज ऑफ मनी जो है, इट इज़ मनी दैट मेक्स द रन। इनको सबको पैसा दिया जा रहा है ये कार्रवाई करने के लिए। इस पैसे के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी की वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो NIA है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बाकी सारे साधनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद भी उस माफी की सक्सेस नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ भी एक जो आतंकवादी था वो उस मैं कहूँ कि जो सपोर्ट मिला उसके ज़रिए वो भागने में सफल रहा, और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इनफैक्ट ये जो कल एक्शन हुआ वहाँ पे 5 आतंकवादी छुपे हुए थे, दो को मारा गया, 3 लोकल सपोर्ट की वजह से वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। और ये बामून एरिया में जो हो रहा है इनकाउंटर, वही लोग हैं जो वहाँ से सफल भाग निकले थे, लेकिन उनमें से भी अभी 2 को मार गिराया है। ये आने वाले समय में ज़रूर इसमें कमी आएगी। इनिशियली क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान बहुत बुखला गया है। अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्ते में कम से कम 30 से ज़्यादा आतंकवादी वैली के अंदर मारे गए हैं। बॉर्डर के अंदर घुसपैठ ऑलमोस्ट रुक गई है। जहाँ भी घुसपैठ हो रही है 99% घुसपैठिए बॉर्डर पर ही ख़त्म किए जा रहे हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में घुसपैठ नहीं हो रही। वैली के अंदर 330 से ज़्यादा मारे गए हैं। उनका जो मनोबल है, उनका जो मोराल है, उनका मोटिवेशन है, सब में गिरावट आ रही है। 2 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। 17 जून को मट्टू मारा गया, कल वो बशीर लश्करी मारा गया। जो यूथ उनके साथ जुड़ रहे थे उनमें भी गिरावट आ रही है। तो इस तमाम को चेकमेट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये हमारे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो हुर्रियत वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आप देखो जब ये इनका फ्यूनरल होता है, हज़ारों की तादाद में अभी भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो साफ तौर पे दर्शाता है कि लोग जो हैं कश्मीर के, चाहे हमें अच्छा लगे या नहीं लगा अच्छा लगे, हम उनका विश्वास खो बैठे। ये मैं इसी पॉइंट पर आ जाता है कि ये जो विश्वास बहाली की बात है, जो वहाँ के यूथ को इंगेज करने की बात है, जो कि स्थानीय सरकारों के जरिए होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, ये साफ दिख रहा है। एब्सोल्युटली। तो फिर इस दिशा में जो कदम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एक मैं कहूँ कि इसका उपाय है, जो एक इसका इलाज है, वो शायद वही होगा। उस दिशा में फिर क्या ज़रूरत है इस वक्त करने की? यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ स्लो एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर में जो स्थिति है उसको बहाल किया जाए। और पहले भी इस माफी की साइक्लिक होता रहा है। 2000 में स्थिति को सही किया गया, लेकिन कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं ले गए, जिसकी वजह से 2008 में दोबारा हुआ, 2010 में फिर हुआ, फिर अभी 2016 से चल रहा है। इस बारी जो है मोदी सरकार ने फैसला किया कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स कंकरेंटली लिए जाएंगे। 2 तरफा किया जा रहा है कि लोगों का दिल, लोगों का दिमाग, उनका विश्वास जितना बड़ा लाजमी है, और दूसरा वहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार हो, रोजगार के साधन। आप जो देख रहे हो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, जो BSF में भर्तियां हो रही है, जो CRPF में भर्ती हो रही है, जो फौज में, वो तमाम उसी डायरेक्शन में है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे टूरिज्म को ट्रैक किया जाए, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर
हाई क्वालिटी का फ्रूट प्रोड्यूस होता है, 45 दिन के अंदर अगर उसको वो नहीं बिचे तो खराब हो जाता है। जितने भी मारवाड़ीज और गुजरातीज है साउथ ईस्ट एशिया में, सारे के सारे बाग के बाग खरीद के ले जाते हैं 100 रुपये किलो पे, उसको फूड प्रोसेसिंग वहाँ करते हैं और 600 से 1500 रुपये केजी पर बेच रहे हैं। अभी सरकार की कोशिश है कि बहुत बड़े पैमाने पे फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री वहीं लगाई जाए, जिससे लोगों की आमदनी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़े। साथ ही साथ जो कश्मीर में आपका हैंडीक्राफ्ट्स है, अगेन वर्ल्ड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए आपका केसर जो है सबसे बेहतरीन केसर दुनिया में वहाँ बिकता है। लेकिन सर ये लंबे अरसे से उस पर चर्चा हुई, लेकिन सवाल ये कि जहाँ पर हम 5 साल पहले या फिर 3 साल पहले बात करते थे जिन योजनाओं को लेकर, उससे हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। स्थानीय स्तर पर मैं 5 खास तौर पर ज़िलों की बात करूं, वहां पर हालात बद से बदतर हुए हैं। इंगेजमेंट की बात छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात छोड़ दीजिए, वहां पर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। एक मैं कहूँ कि जो डिस्कनेक्ट है वो गैप बढ़ चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा। सम हो दी अदर पिछले 2-3 साल को छोड़ दीजिए तो गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं थी। गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना, कोई शिकायत ले जाना, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। करप्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। वो कहते थे किसके पास हम जाएं, करप्शन बड़े। इनफैक्ट मिलिटेंसी जो है यूपीए के समय एक किस्म से इंडस्ट्री हो गई थी। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कोशिश थी उसको ख़त्म करने की, ना लोकल गवर्नमेंट। इसको अभी रोका जा रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि मिलिटेंसी को हर प्रकार से रोका जाए। लोकल गवर्नमेंट से उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा को जो मिलना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो हैं उनका सारा जो वोट बैंक है वो यही इलाकों में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, जिसको साउथ कश्मीर कहते हैं, उनका सारा वोट बैंक वहीं का है। अगर वो सख्ती से इनके ये आपने कहा सख्ती वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही स्थानीय सरकार, आप कह रहे हैं कि, और जिस तरीके की स्कीम या फिर जिस तरीके के कदमों की ज़रूरत थी शायद उसको लैग कर पा रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। I think they're ready to surrender. आईएनए की भागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नु बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history.
सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान न करने का आरोप लगाया और भारत से डोकाला से सैनिक हटाने की मांग की। भारत विवादित क्षेत्र में चीन की ओर से सड़क बनाए जाने का विरोध कर रहा है और इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। सिक्किम में डोकाला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच करीब 1 महीने से तनाव बना हुआ है। 1962 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के बीच इतने लंबे वक्त से गतिरोध बना हुआ है। तनाव को देखते हुए भारत ने इस इलाके में और सैनिकों की तैनाती की है। हम चाइना के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बराबरी का होगा और हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी ने बराबरी का रिश्ता कैसा हो इसके संकेत चाइना को दे दिए हैं। चाइना को भी समझना चाहिए। विवाद को लेकर चीन का कहना है कि भारत डोकाला इलाके में सैनिक हटाए और दोनों देशों के बीच हुई संधि का सम्मान करे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत भूटान के बहाने अवैध घुसपैठ को सही बताने की कोशिश कर रहा है। चाइना उस नक्शे को दिखा के, उस ट्रीटी को दिखा के कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है जिसमें हिंदुस्तान ने इंक्लूड किया है, लेकिन चाइना केवल वो ट्रीटी और वो नक्शा जो उसके हित में है उसको दर्शाता है। इस बीच चीन ने नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर रोक के बाद भारतीय पत्रकारों की तिब्बत यात्रा को रद्द कर दिया है। ये जानकारी दिल्ली में चीनी दूतावास के हवाले से दी गई है। सिक्किम से सटा डोकाला चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। चीन ने 1 जून को भारतीय सीमा पे बने 2 बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हैं। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ये क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। Pass is always a very strategic place, and as you know, troops have been rushed from India to that area. Bhutanese troops have been raised to that area, and Chinese troops are now coming in. Certainly, there is tremendous tension. इससे पहले 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और 21 दिन तक सीमा पर तनाव बना हुआ था। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने चीन के साथ सीमा विवाद को सरकार की नाकामी बताया और सरकार से इस मसले पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। सिर्फ 45 दिनों में 120 चीन के इनकर्शंस हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये चीन के विषय में जो असफलताएं पाई हैं और जो अवहेलनाएं की हैं उनको तुरंत वो ठीक करे और देश को जवाबदेही दे। ऐसे महत्वपूर्ण करार पे खड़े देश के लिए पार्ट टाइम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता, बहुत जिम्मेवारियां और होती हैं। जेडीयू और कांग्रेस के बीच विपक्षी एकता को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को प्रतिक्रिया की बजाय वैकल्पिक एजेंडा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के विपक्ष से अलग होने की बात उठाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कांग्रेस के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एकजुटता को बनाए रखे। देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। बिहार का महागठबंधन है, वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी। जेडीयू का आरोप है कि विपक्षी एकता के लिए जिस लचीले व्यवहार की जरूरत है, कांग्रेस वैसा दिखा नहीं रही। बदले में कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया है। अपने आप का बचाव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी भी समय है कि राष्ट्रपति का मत नहीं पड़ा है, उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि दोनों पार्टियों ने ये साफ किया कि इससे बिहार के महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बदले हालात में बीजेपी हर मुमकिन संभावनाओं को भुनाने की कोशिश में है। उनके खून के अंदर एंटी कांग्रेसिज्म है। वह डॉक्टर लोहिया के शिष्य रहे और जिस लालू यादव के खिलाफ लड़कर वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये मेल गठबंधन है और इस तरह की कांग्रेस पार्टी और लालू के साथ एक गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को समर्थन जताने के चलते कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जेडीयू की आलोचना की थी, जिसके बाद ही
कांग्रेस और जेडीयू के बीच तनातनी का माहौल बना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खत्म करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र की याचिका में कोई दम नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई की आपराधिक शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देश के कई क्षेत्रों पर जीएसटी का असर नजर आने लगा है। तमिलनाडु के थिएटर मालिकों ने जीएसटी के साथ स्थानीय टैक्स के विरोध में बेमियादी हड़ताल कर दी। वहीं राजस्थान के मार्बल कारोबारी और गुजरात के कपड़ा कारोबारी जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्रेल टाइपराइटर और दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर 5 से 18% तक जीएसटी लगाने का विरोध किया है। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा कारोबारियों का विरोध जारी है। गुजरात के सूरत में सोमवार को कपड़ा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। विरोध इस कदर बढ़ा कि हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान के मार्बल कारोबारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर रहे। उदयपुर में मार्बल कारोबारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। उनको बताना चाह रहे हैं कि ये व्यापार वैसी मंदी के दौर झेल रहा था और आज आपने इसको 6 गुना टैक्स बढ़ा के बिल्कुल ही ये व्यापार खत्म हो जाएगा और सभी लोग रोड पर आ जाएंगे, अपना घर बार उनका छिन जाएगा। जैसे कि मजदूर जुड़े हुए हैं वो तो बेघर हो ही रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन ही रही है। व्यापारी वर्ग जो कि बहुत ही प्रताड़ित हो रहा है। उधर तमिलनाडु में थिएटर मालिक जीएसटी के अलावा 30% लोकल टैक्स के विरोध में बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को राज्य के 1000 से ज्यादा सिनेमा हॉल बंद रहे। राज्य में जीएसटी लागू होने से 100 रुपए से ज्यादा के फिल्म टिकट पर 28% टैक्स लगेगा। We have shut the theaters down and we are pleading the government to give us some immediate relief and help us save the business. This business has the lives of about 10 lakh people, the entire industry. So everything will come to a standstill if we continue this shutdown for another few days. इस मामले में पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री एकजुट है। तमिलनाडु फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल ने प्रोड्यूसरों के हित में हड़ताल टालने की अपील की है, लेकिन थिएटर मालिकों की मांगों को जायज बताया है। We are not opposing anybody. We are asking, requesting the government. We are closing down because we are not able to run. Please allow us to run. Nothing up to the government to know. The ball is in the government's court. They are going to call us. We will discuss with them. 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पटना, कोलकाता और इंदौर समेत कई शहरों में कारोबारी जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन तक कारोबार बंद रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की यात्रा पर इजरायल रवाना होंगे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कारोबार और आतंकवाद के खात्मे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजरायल यात्रा पर रहेंगे। इजरायल की राजधानी तेल अबीब में वे इजरायल के राष्ट्रपति रवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर इजरायल काफी उत्साहित है। Israel is welcoming Prime Minister Modi with a lot of love, enthusiasm and expectation for what will be a very important, a landmark visit in the long history of Indo-Israel relations. बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में रक्षा क्षेत्र में सहयोग सबसे अहम मुद्दा रहेगा। Israel and India have a very strong relationship in many fields. Defense is definitely one of the fields, and we enjoy very much the different aspects of this relationship. But usually, as you know, we don't talk too much about defense. प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग सबसे अहम है। We have a wide range of cooperation, starting from agriculture, water, science and technology, education, innovation, now the startups, entrepreneurship. So joint research, joint innovation fund. So it is a very wide-ranging partnership, and so it is. We want to bring a definite shape and advance this cooperation into several areas.
दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर होगा। इस मुद्दे पर दोनों देशों का रुख एक जैसा है। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा इस लिहाज से अहम है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास मई में दिल्ली आए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखा लाइन को लेकर 25वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में बेमियादी बंद के बीच कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने अस्थिर हालात के लिए सत्ताधारी टीएमसी को सीधे जिम्मेदार बताया। ये तस्वीरें हैं दार्जिलिंग की। बेमियादी बंद के चलते बाजार पूरी तरह बंद हैं। सोमवार को इक्के दुक्के लोग ही सड़कों पर नजर आए। दार्जिलिंग में डीएम ऑफिस के सामने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। And now we are determined that we need our statehood, identity, and the crisis is there. Okay, we are having problems, but no problem. 6 जुलाई को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां आगे की रणनीति तय होगी। जेजीएम ने केंद्र से इस मामले में दखल की अपील की है। बंगाल में हम लोग सुरक्षित नहीं है, गोरखालैंड चाहिए। हाँ, ये पीपल्स एस्पिरेशन है, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। केंद्र को गोरखालैंड का ऊपर अब सीधा बातचीत करना चाहिए। हम लोग का ये 1 पॉइंट एजेंडा है गोरखालैंड। कांग्रेस ने सत्ताधारी टीएमसी को पूरे हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिमल गुरुंग, who has lost his political relevancy in the hill, has got relevancy thanks to the incompetence of ममता बनर्जी। लगातार 15वें दिन भी इंटरनेट सेवा ठप रही। दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल सोमवार से खुलने वाले थे, लेकिन बेमियादी बंद के चलते छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।